है कि आप करंट अफेयर साइंस एंड टेक के ज़रूर अच्छे से करके जाएं। प्लेलिस्ट तैयार है, ज़रूर सुन के जाइए, बहुत भला होगा आंसर्स में। तो पीएम पाठशाला आपके लिए मुफ्त में वीडियोस लेकर आ रहा है। 2 दिन में एब्सेंट थी गाइस, क्योंकि थोड़ी तबीयत हेल्थ इश्यूज़ थे। अभी भी आपको गले से समझ में आ ही रहा होगा कि काफ़ी तबीयत अभी ऐसी ठीक नहीं है। बट फिर मेरे को बहुत ये था कि एज़ वी आर नाउ एम्बिशियस पीपल एंड हमें तैयारी अपनी पूरी रखनी है, तो हम बिना देर किए हुए सबसे पहले आज मिसलिनियस टॉपिक्स में उठाने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया एट अ ग्लांस। यानी हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कि भारत के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की कितनी कैपेसिटी है, किसी भी देश में न्यूक्लियर एनर्जी के रहने से क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे देश ने क्या क्या ऐसे चीज़ें प्रमोट करी हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बढ़े, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चैलेंजेस हैं, हम सब देखेंगे, ताकि कोई भी अगर आंसर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड आए तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। अब देखो, सबसे पहले फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो इंस्टॉल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है वो कितनी है, 8.78 गीगावाट है। ठीक है, गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको 2031-32 तक 3 टाइम्स कर दिया जाए। समझ में आ रहा है? इसी वजह से अब हम सारी चीज़ें उठाएंगे, इनिशिएटिव के लिए उठाएंगे। लेकिन ऐसा कर क्यों रही है सरकार? सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि 3 टाइम्स इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसकी कैपेसिटी को। सबसे बड़ी बात, मेडिकल रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है ना, उसको यूज़ किया जाता है थायराइड कैंसर को ट्रीट करने में, और वो न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से क्रिएट होता है। थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है ये, और उससे कैंसर होता है तो उसको ये दूर करता है। फिर लो कार्बन एनर्जी सोर्स है ये। आपने 2070 में कसम खाई है कि आप नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन कर दोगे, खाई है ना कसम। उसको पूरा करने के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करें, फॉल आउट रेडियो न्यूक्लियोटाइड टेक्निक की बात करें, तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि लाइक वी एनालाइज सॉइल के न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह को, उसके इरोजन पैटर्न्स कितने हैं, क्या क्या पैटर्न, सॉइल कितना इरोड हो रहा है, यानी एग्रीकल्चर में भी बड़ा लाभकारी है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में जो रेडियो ट्रेसर्स के नाम की एक एप्लीकेशन होती है, जो बड़ी वैल्यूएबल है इंडस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन या उसके मेथड्स को मेजरमेंट करने के लिए, बड़ा अच्छा सिस्टम है वो भी। तो कह रहा है ऐसा गवर्नमेंट क्या करे, ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि न्यूक्लियर एनर्जी प्रमोट हो पाए। तो उसके लिए सबसे पहले है एटॉमिक एनर्जी का पार्ट, यानी एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, जिसमें क्या बोला गया, NPCIL ने जॉइंट वेंचर को प्रमोट करा है विद अदर इंडियन PSUs, ताकि फंडिंग रिक्वायरमेंट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम एक्सपेंड हो सके। सेकेंड काम है 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, यानी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स को फर्स्ट स्टेज पे लगाया जाएगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होंगे सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में होगा आपका थोरियम बेस्ड सिस्टम। नेक्स्ट आपका आता है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के बारे में। तो भारत सरकार का पूरा ध्यान है कि 2047 यानी जब भारत 100 साल का हो तो हम 100 गीगावाट अचीवमेंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में कर पाएँ। ठीक है, फिर वर्ल्ड का जो पहला हमारा थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट भावनी है ना, वो भी कलपक्कम में है, तमिलनाडु। और उसके बाद हमारा जो कलपक्कम में एक तो ये एस्टेब्लिश्ड है हमारा पहला थोरियम पावर प्लांट भावनी नाम से। फिर हमारे 2 यूनिट जो हैं इंडिजीनियस के, यानी काकरापार में है, वो भी इंस्टॉल्ड है। ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने करी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन देखो, कोई भी चीज़ बिना चैलेंजेस के थोड़ा ना होती है। सबसे बड़ा चैलेंज है न्यूक्लियर एनर्जी में सेफ्टी का कंसर्न है, चेरनोबिल है, फुकुशिमा है, दाइची एक्सीडेंट है। सेकंड है लैंड रिक्वायरमेंट का इशू, यानी बहुत प्रोटेस्ट हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड प्लान्स ऑफ लैंड एक्विजिशन। इंपोर्ट की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है फ्यूल में। यूरेनियम की रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड थ्रू इंपोर्ट। हाई अपफ्रंट कॉस्ट, यानी हाई कैपिटल कॉस्ट लगेगी एज़ कम्पेयर टू एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा लग रही है। फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को अडॉप्ट कर पाएँ? तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, यानी हमें रेडियो एक्टिव वेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। फिर सेकंड काम हम ये भी कर सकते हैं कि सोसाइटल अवेयरनेस भी डालें हम। जितने भी नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं, जो लोग गलत सोचते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, लोगों को सही समझाना कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या फ़ायदे हम उठा सकते हैं। ठीक है, फिर ऑप्टिमल रेगुलेटरी रिजीम है,
यानी सेफ्टी रिक्वायरमेंट को देखना, वहाँ के कंप्लाइंसेस को चेक करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देखना, फ्री फ्लो देखना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का, केयरफुल इम्पैक्ट चेक करना डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पास, ये सब फ़ायदे हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो इस्टेब्लिश किया गया, गोरखपुर हरियाणा वाला, यूपी वाला नहीं। नॉर्थ इंडिया का पहला पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है गोरखपुर और हरियाणा में। ये पावर में 2 ट्विन यूनिट्स हैं, हर किसी का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। टोटल कैपेसिटी इसकी 2800 मेगावाट है, ठीक है। और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कैसे कमीशन किया जाता है, बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की बात की जाए तो याद रखना इसमें हैवी वाटर यानी D2O यूज़ किया जाता है कूलेंट और मॉडरेटर के लिए विद नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल बना के, ठीक है। फिर यहाँ कह रहे हैं जो हैवी वाटर है ना, वो एक ऐसा वाटर है जिसके अंदर हैवी हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ताकि वो रेगुलर हाइड्रोजन के साथ हटा के उसमें हैवी हाइड्रोजन डाला जाए, ठीक है ना। ड्यूटेरियम यूज़ करा जा रहा है। हैवी वाटर को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम न्यूट्रिएंट्स को स्लो डाउन कर दें इफ़ेक्टिवली और लो प्रोबेबिलिटी बचे न्यूट्रॉन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। समझ में आ गया। भारत इसको क्यों डेवलप कर रहा है, 1960 से हम इस काम में लग गए थे। तो पहला जो 220 मेगावाट का रिएक्टर है वो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन पे बनाया गया। आफ्टर पोखरण 1 1974 कनाडा सपोर्ट हटा लिया अपना और लीडिंग इंडिया टू इंडिजिनियसली डेवलप एंड स्टैंडर्डाइज करके एक डिज़ाइन तैयार करा गया। अब सवाल ये होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं। तो भारत का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको 2026 में कमीशन किया गया था और ये कलपक्कम है, तमिलनाडु के अंदर है। यहीं से बिगनिंग हुई थी सेकेंड स्टेज ऑफ इंडियाज़ 3rd स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। क्या होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो 2003 में गवर्नमेंट ने भारतीय नभकीय विद्युत निगम लिमिटेड कंस्ट्रक्ट किया और ऑपरेट किया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और पहली जो इसकी स्टेज थी वो इम्प्लीमेंट की गई थी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला सिग्निफिकेंस है इट पेव्स वे फॉर 3rd स्टेज, यानी इसमें थोरियम 232 नॉन फिशियल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि 3rd स्टेज पे फ्यूल यूज़ हो पाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देगा, भारत ऐसा दूसरा कंट्री बन जाएगा आफ्टर रशिया जो कमर्शियलाइज कर रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को। थोरियम न्यूक्लियर का वेस्ट कम करने के लिए भी ये बहुत सही तरीका है। तो ये सारी बातें आपको अपने पेपर में लिखनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज थोरियम बेस्ड रिएक्टर के बारे में कि ये न्यूज़ में क्यों था और थोरियम एज अ फ्यूल क्यों यूज़ होता है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, समझते हैं। वर्ल्ड का पहला थोरियम मॉल्टन स्टेट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इसको लॉन्च किया गया था गोबी डेजर्ट में। कहाँ पे लॉन्च किया गया था, गोबी डेजर्ट में बाय चाइना इन 2025। तो इंस्टेड ऑफ यूरेनियम ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन को थोरियम एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा रहा है। अब न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये रिएक्टर के पास पानी तो है नहीं फॉर कूलिंग, है ना, बिकॉज इट यूटिलाइजेस लिक्विड सॉल्ट का यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ताकि हीट को ट्रांसफ़र कर सके और इलेक्ट्रिसिटी बना सके। तो अनलाइक द वाटर कूलिंग मॉडल ये डिज़ाइन जो है सिग्निफिकेंटली इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि जो चांस है मेल्ट डाउन के वो रिड्यूस हो सके। अब थोरियम एज अ फ्यूल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, समझते हैं। सबसे बड़ी बात है थोरियम नेचुरली क्रिएट हो जाता है रेडियो एक्टिविटी के साथ और ये आपको सॉइल में, रॉक्स में, वाटर प्लांट, एनिमल में मिल जाता है। क्योंकि इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता है क्या है, थोरियम जो है ना वो कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, आप उसको न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ नहीं कर सकते, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है थोरियम को यूरेनियम 233 में एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो थोरियम का ये एज अ फ्यूल इस तरह से यूज़ होता है। अब ये क्यों कह रहे हैं कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स की ज़रूरत है और उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें अबेंडेंट सप्लाई है। भारत के अंदर देखो यूरेनियम तो है नहीं, केरला और जो उड़ीसा है वहाँ पर आपको मोनोजाइट ज़्यादा मिलेंगे, यानी मोनोजाइट के अंदर भी आप समझो 8 से 10% थोरियम होता है।
अब मोनोजाइट जो है वो प्रोमिनेंट है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, झारखंड में है। तो यानी कि अच्छा खासा अमाउंट में हमारे पास एक तो थोरियम नेचुरली पड़ा है, हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा है थोरियम बेस्ड रिएक्टर का कि ये ना केमिकली सेफ़ होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, फ्यूल परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टेबिलिटी है, तो ये केमिकली सेफ़ है। इन्वायरमेंटली ये इसलिए सेफ़ होता है क्योंकि जो इसके रेडियो एक्टिव वेस्ट है ना वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं और टॉक्सिक कम होता है ये। तो अगर हम थोरियम बेस्ड मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर को डेवलप कर ले जाते हैं तो इससे सेफ़र प्लस क्लीनर प्लस सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएट होगी। और अबेंडेंट थोरियम रिजर्व्स के साथ क्या होता है, सुपीरियर सेफ्टी मेजर्स के साथ क्या होता है, रिएक्टर्स बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव देते हैं टू ट्रेडिशनल यूरेनियम बेस्ड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। न्यूज़ में क्यों था ये, क्योंकि यूनियन बजट 2024-25 का आया, अनाउंस किया गया कि सेंटर विल पार्टनर विद प्राइवेट सेक्टर। तो उसके लिए क्या बोला जा रहा है, भारत स्मॉल रिएक्टर्स बनाएंगे। अब न्यूज़ में क्यों है ये, तो अनाउंसमेंट की गई कि हिस्टोरिक शिफ्ट है इन इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी। एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 का है, ये कोई परमिट नहीं दे रहा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में। तो बोला जा रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का यूज़ करा जाएगा। तो अनलाइक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो का नया कॉन्सेप्ट है, फैक्ट्री मेड असेंबल करके बनता है ना, और भारत के पास तो एक्चुअली है भी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है हमारी। और इससे होता क्या है, अच्छी खासी न्यूक्लियर एनर्जी बास्केट से कंट्रीब्यूट करती है। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते क्या हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है समझते हैं, और इससे जुड़े कुछ कंसर्न चैलेंजेस भी हैं वो भी समझेंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का मतलब है जिनकी पावर कैपेसिटी 300 मेगावाट पर यूनिट तक हो और ये 1/3 जनरेटिंग कैपेसिटी रखते हों एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। फिजिकली ये बहुत छोटे होते हैं कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अगर आप कंपेयर करो, और पॉसिबल होता है इनके साथ कि आप इनको असेंबल ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का ध्यान रखना, ये न्यूक्लियर फिशन से बनते हैं। अब न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन मैं आपको आगे अभी बताने वाली हूँ, उससे बनता है और उसी से ये हीट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का न्यूक्लियर एनर्जी में क्या यूज़ है, तो बताना कि ये कॉम्पैक्ट एंड सेफ होते हैं, पैसिव सेफ्टी सिस्टम है, रिलायंस इनकी रिड्यूस होगी एक्सटर्नल पावर एंड पंप्स पे, ये सूटेबल है इलेक्ट्रिसिटी थर्मल नीड्स के लिए। मॉड्यूलर डिज़ाइन अलाउ करता है ट्रांसपोर्टेशन को, क्विकर साइट असेंबली को, और रिमोट ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किया जाता है सिंगल साइट पे ताकि पावर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो पाए। तो यानी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये बड़ा रिस्की भी है। रिस्की कैसे है, कंसर्न में बता रहा है कि प्रॉफिट ड्राइवन जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। फिर जो ऐसे वाले सेफ्टी जब आप हो जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। कह रहा जैसे यूएस का न्यूक्लियर रेगुलेशन सिस्टम है, तो पोस्ट एक्सीडेंट्स के लिए हमारे पास पैसिव सिस्टम नहीं है, कॉस्ट बहुत लग जाती है, मतलब इतना इफ़ेक्टिव नहीं है ये। सेम लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट निकालता है ये, बहुत ज़्यादा वेस्ट इससे निकलता है, आप लगा लो। फिर ये कह रहा है कि ना कोई बेटर लार्ज रिएक्टर्स भी नहीं है। और फिर कंक्लूजन में कह रहा है कि देखो ऐसा तो नहीं है कि इसको हम बिल्कुल ही छोड़ दें क्योंकि फ्लेक्सिबल सेफ तो है ही, बट हमें करना क्या चाहिए, क्लीन एनर्जी सोल्यूशन निकालने चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स कैसी हैं, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है हमने, ठीक है ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में और फिशन के बारे में भी। ये क्या होती हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इसको कैसे न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ किया जाता है, वो हम देखेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जब दो एटम्स को हम ना एक साथ लेकर आते हैं और उससे एक हैवी एटम बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये फ्यूजन हुआ है, जब दो हाइड्रोजन एटम फ्यूज़ हुए तो एक हीलियम एटम बना। अब ये जनरली हाइड्रोजन आइसोटॉप्स में यूज़ किया जाता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के साथ। न्यूक्लियर फिशन कुछ और होता है। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन है वो एक लार्ज एटम से निकला है, वो फोर्स करेगा कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं ना वो स्प्लिट हो जाएं। जैसे देखो ये हुआ, ये न्यूट्रॉन था,
इसमें हमने रिएक्शन लगाया तो लाइटर एलिमेंट अलग हो गए, न्यूट्रॉन एनर्जी सारी अलग अलग हो गई। ये ज़्यादातर यूरेनियम और प्लूटोनियम में यूज़ किया जाता है, यानी स्प्लिट कर दिया जाता है। अब भारत सरकार क्यों ऐसे इनिशिएटिव ले रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रमोट किया जा सके? उसका कारण गाइस ये है कि जो आदित्य का हमारा प्रोजेक्ट है ना सन का एक्सप्लोरेशन के लिए, उसमें जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद है उसमें इंडिजीनियसली बिल्ट हुआ है पहला इंडियन टोकामक। फिर ये स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक है, एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी है प्लाज्मा की स्टडी के लिए। इंडस क्रिंट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी है ताकि कॉमन इंजेक्टर वगैरह यूज़ किए जा सकें। और चाइना का पहला एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग ये टोकामक है। फिर दूसरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं साउथ कोरिया के, यूके से रिलेटेड। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में ना दिक्कत क्या होती है, चैलेंजेस क्या हैं, इसके लिए ना बहुत ज़्यादा, आप सोचो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम को फ्यूज़ करने में, समझ रहे हो। और उसके बाद मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, यानी जब प्लाज्मा सस्पेंड हो जाएगा, मान लो कन्फाइंड स्पेस से निकल गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी आपका कॉन्टैक्ट बचाना होता है रिएक्टर वॉल से आपको, ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर न्यूट्रॉन का रेडिएशन, यानी जो रिएक्शन आपका ट्रेवल होगा वो जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, वो स्ट्रक्चरल डैमेज भी कर सकता है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी टेक्नोलॉजी इसके लिए इतनी एडवांस हमारे पास है नहीं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजीज़ के लिए क्या करो आप, सबसे पहले तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ो, यानी इट कैन प्ले की रोल इन अचीविंग, सभी नेशन से बात करो, नेट एनर्जी गेन की कोशिश करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाओ, रेडिएशन रेजिस्टेंट हीट टॉलरेंट मटेरियल रिएक्टर वॉल्स को डेवलप करो, इवेलुएट करो कि जो प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड में कन्फाइंड है उसके लिए एआई टेक्नोलॉजी से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स निकालो, उसकी सॉल्व करो। फिर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को बुलाओ, उनको भी बोलो कि फ्यूजन पे रिसर्च करें और सक्सेस स्टोरीज़ को ना और इवेलुएट करें कि वो लोग जितने, जैसे कोई जो भी सक्सेस स्टोरी आए तो उनको बोलो कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पेस्ट करके लोग आधा ज़्यादा बनाएं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टोकामक रिएक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, वर्ल्ड का बिगेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है आईटीआर ने इस्टेब्लिश करा है, कंप्लीट करा है सेंट्रल मैग्नेटिक सिस्टम, और भारत का बहुत इसमें क्रिटिकल रोल है। वर्ल्ड का बिगेस्ट, याद रखना, फ्यूजन प्रोजेक्ट है टोकामक रिएक्टर। ये टर्म कहाँ से आई, इसका पर्पस क्या था, कैसे काम करता है, ये सारा हम देखने जा रहे हैं। टोकामक जो है ना, ये रशियन एक्रोनिम से लिया गया है जिसका फुल फॉर्म है टॉरिडल चैम्बर विद मैग्नेटिक कॉइल्स। इसका पर्पस है, एक्सपेरिमेंटल मशीन है बेसिकली, एनर्जी ऑफ फ्यूजन को हार्नेस करने के लिए। इनसाइड अ टोकामक एक फ्यूजन प्लाज्मा होता है जिसको क्रिएट करा जा रहा है, कन्फाइन कर रहा है बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। प्लाज्मा एक तरह का, ध्यान रखना, फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर है ये, में सॉलिड लिक्विड गैसेस सब मिली हुई होती हैं। एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी थ्रू फ्यूजन ऑफ एटम्स इन द प्लाज्मा। और जस्ट लाइक कन्वेंशनल पावर प्लांट, फ्यूजन पावर प्लांट भी यूज़ किया जाता है हीट में ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो और टरबाइंस एंड जनरेटर्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा पाएँ। अब की कंपोनेंट क्या है टोकामक रिएक्टर के, तो टॉरस है, मैग्नेटिक कॉइल्स हैं और सेंट्रल सोलेनॉइड है। जैसे टॉरस के डोनट शेप का होता है, डोनट आपने खाए हो तो उसकी शेप का होता है ये, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको टॉरस बोलते हैं, प्लाज्मा भी होता है। और मैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं टॉरिडोल और पॉलीडोल के नाम पे, जिससे कि वो होल्ड और शेप करता है प्लाज्मा को। एक सेंट्रलॉइड होती है, इसमें मैग्नेटिक सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये करा क्यों जा रहा है, ये करा इसलिए जा रहा है ताकि क्लीन एंड अबेंडेंट एनर्जी को हम निकाल सकें और ऑल्टरनेटिव निकाल सकें लेज़र फ्यूजन का, ठीक है। हमें सस्टेनेबल एनर्जी को अचीव करने के लिए ये सब काम हम कर रहे हैं। तो आईटीआर ने करा है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर, क्या है उसके बाद, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, 30 कंट्रीज से ज़्यादा है इसमें, सदर्न फ्रांस में लोकेटेड है। मेंबर्स इसमें 27 मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन प्लस चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब कुछ है।
ताकि ये वाइबिलिटी फ्यूज़न की डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, इसलिए इसको बनाया गया है। भारत ने भी ITR प्रोजेक्ट को 2005 में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद में रखनी है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे हमारे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, भारत सरकार ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए जिससे इसको बढ़ाया जा रहा है, वो सबके बारे में बात करते हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को स्टोर करके रिलीज़ करते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें पम्प स्टोरेज, हाइड्रो वगैरह यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, लेड एसिड वगैरह, केमिकल फ्यूल सेल वगैरह यूज़ किया जाता है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है क्या, इससे ना इसलिए लेकर आया गया है ताकि एक तो हमारी फ्यूचर नीड्स बहुत ज़्यादा हैं एनर्जी को लेके। आप सोचो, एज़ पर इलेक्ट्रिसिटी प्लान, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, हमें 2031-32 तक की 236 गीगावाट चाहिए होगी एनर्जी। वो हम चाहते हैं कि हमारी ना BESS से ही फुलफ़िल हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी हम क्यों चाहते हैं कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लेकर आना, क्योंकि हमारा नीड है कि हम इसमें अपनी नीड फुलफ़िल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स। हमारा ध्यान ये भी है कि जो हमने पंचामृत टारगेट यूज़ किए थे, हमने बात की थी ना पंचामृत टारगेट में कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन कर देंगे। तो आप बताना कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को भी रोकना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम ना कम कर देंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए। फिर एनर्जी की कॉस्ट भी रिड्यूस करनी है हमें, उसके लिए भी ज़रूरी है। फिर हमें अपना ग्रिड डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो कह रहे हैं ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए जाएं ताकि हम इसको प्रमोट कर सकें। तो भारत सरकार ने इसीलिए वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम निकाली। ठीक है ना, 4000 मेगावाट, ताकि 2030-31 तक ये काम हो जाए। फिर लीगल जो स्टेटस था कि भाई किसी भी तरीके से जनरेटर, ट्रांसमिशन, जो ये सब है वो आप कर पाएँ। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लगाने की ज़रूरत है, नेशनल फ्रेमवर्क लगाने की ज़रूरत है ताकि स्टोरेज सिस्टम ठीक हो पाए। अब कंसर्न क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न है एनर्जी जो एक्सट्रीमली जो है रिजर्व्स आपके बहुत लो हैं। जो इसमें आप रॉ मटेरियल लगाओगे ना BESS में, उसमें ना आपके पास लिथियम की भी दिक्कत है, कोबाल्ट निकल भी नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, तो कैसे करोगे। फिर जो पॉलिसी है बड़ी ना, वो डिसकंटिन्यूएशन रहती है टैक्स हॉलीडेज़ के मामले में, तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती। मेंटेनेंस की कॉस्ट बड़ी लगेगी, मॉनिटर कौन करेगा। हाई क्वालिटीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो नहीं रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, EV स्टोरेज पॉलिसी है नहीं, चीपर इंपोर्ट है नहीं, तो कहाँ से करोगे। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वही आपका सोल्यूशन बनेगा। आप क्या करो, डिमांड क्रिएट कर दो, सॉफ्ट लोन को इम्प्लीमेंट करो, कंपनीज़ को बोलो कि वो एनर्जी स्टोरेज को डिप्लॉय करें, है ना। फिर बोला जा रहा है फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चलाओ, इंसेंटिवाइज कर दो एडवांस सेल मैन्युफैक्चरिंग, रीडिज़ाइन करो टैक्सेशन GST का, रिसाइकलिंग्स, और आपका सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने हैं। आपको ध्यान रखना है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं सोडियम आयन बैटरी के बारे में। रिसर्च टीम ने बोला अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सुपर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी जो चार्ज करती है 80% तक इन जस्ट 6 मिनट्स, और ये 3004 साइकिल्स के साथ चलती है। सोडियम आयन बैटरी बेसिकली एक रिचार्जेबल बैटरी है जो कि लिथियम बैटरीज की तरह दिखती है, और सोडियम आयन, और इंस्टेड ऑफ लिथियम आयन की जगह इसमें सोडियम के आयन्स होते हैं। अब सोडियम आयन बैटरी करती क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं। तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज सोडियम आयन्स नॉट से यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कैथोड यानी पॉजिटिव की तरफ जाती है, और ये ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉइड, ठीक है, इसमें रिटर्न भी करता है नॉट की तरफ, ऐसे ऐसे काम करता है ये। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो सोडियम, और पहले तो हम लिथियम आयन बैटरीज़ की बात करते थे ना, पर हम सोडियम आयन बैटरीज़ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो इसकी कॉस्ट 15 से 20% कम है, दूसरा सोडियम चीपर होता है, सस्ता होता है। लिथियम बैटरीज़ बड़ी महंगी होती हैं। सोडियम वर्ल्ड वाइड अबंडेंट है,
लिथियम जो है वो सिर्फ चाइना के पास है 60%, सोचो आप। और ये ना हर तरह के टेम्परेचर में सोडियम आयन की बैटरीज चलती हैं। लिथियम आयन बैटरीज बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे चलती नहीं है। कैन बी शिफ्ट एट 0 वोल्टेज, ये आपको फायर वगैरह लगने के खतरा लिथियम में ज़्यादा है। तो सोडियम आयन बैटरीज बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव हो सकती हैं, किसके लिए? लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, सेफ्टी एंड ग्लोबल रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी। तो ज़रूरत क्या है? एडवांसमेंट करें हम, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग करें, लॉन्ग साइकिल लाइफ हम क्रिएट करें, ताकि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर निकल कर आए एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। क्या है टॉपिक का नाम? हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो IIT मद्रास है ना, उन्होंने कोलैबोरेट करा विद तूतुर, यानी स्टार्टअप है जिसने 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को कंप्लीट करा है, और पहला ऐसा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इंडिया में ये बनाया गया है। क्या होता है समझते हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी 2013 में आई थी ये, ठीक है ना। CEO जो है SpaceX के इलॉन मस्क ने, इन्होंने इसको प्रपोज किया था, इस कॉन्सेप्ट को, अल्ट्रा हाई स्पीड रेल कॉल्ड हाइपरलूप। और ये टेक्नोलॉजी जो है सिग्निफिकेंटली बिल्ट हुई थी ऑन ग्रेविटी वैक्यूम ट्यूब पर। किस पे बिल्डअप हुई थी? वैक्यूम ट्यूब पे बनी हुई है। और ये इसका जो ट्रांजिट है वो भी ग्रेविटी वैक्यूम है, हाई स्पीड ट्यूब ट्रांसपोर्टेशन, और 1865 में बनाया गया था। अब ये फंक्शन कैसे करता है समझते हैं। हाइपर लूप में ना मैग्नेटिक लेविएशन होता है, ट्रेन सिस्टम होता है जो एक सेट ऑफ मैग्नेट को रिपेल करती है गाड़ी को भगाने में, ठीक है। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में लो प्रेशर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिमूव किया जा सके ऑल एयर फ्रॉम स्टील ट्यूब। इसकी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो 1200 किलोमीटर पर घंटा होती है, सोचो आप। इससे पता है क्या होगा कि अगर ये हाइपर लूप सिस्टम जगह जगह आ गया ना, तो सारे लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल्स को ये टाइम के स्पेस श्रिंकेज कर देगा। और क्या एडवांटेज है हाइपर लूप के? तो सबसे बड़ा एडवांटेज है 1000 किलोमीटर पर घंटा चलना, इसकी स्पीड सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये ह्यूमन एरर हटा देगी। 10 से 30 सेकेंड इंटरवल होगा, कोलिजन रिस्क नहीं है, ये किसी वेदर से अफेक्टेड नहीं है, इसके टनल बड़े इजी हैं, छोटे छोटे स्टेशंस हैं, इसके लॉजिस्टिक्स रीशेप हो जाते हैं, इससे इमिशन कम होगा। और आपको पता है मैगलीव और लो प्रेशर डिज़ाइन की वजह से ये इमिशन भी कट करेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, इशू है इसमें। इशू ये है कि लैंड कॉस्ट को छोड़ दो, उसके अलावा भी नासा ने बताया है इसमें $25 से लेके $27 हाई कॉस्ट लगेगी। सेफ्टी कंसर्न है, फायर रिस्क हो सकती है इनसाइड पॉड्स, लॉन्ग डिस्टेंस में एनर्जी इंटेंसिव के लिए आएगी दिक्कत, वैक्यूम की मेंटेनेंस के लिए लगेगा काम। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का है उसमें हमें लॉन्ग स्टेबल और आपका स्टेबल ट्रैक चाहिए, और हमारे इतना होते नहीं है। और हो सकता है इतनी ज़्यादा स्पीड के कारण लोगों को मोशन सिकनेस हो जाए। तो ये बात तो ठीक है कि भारत को ग्लोबल हाइपर लूप रेस में जाना चाहिए, IIT मद्रास का टेस्ट ट्रैक भी है, जा भी रहे, लेकिन हम कोलैबोरेट करके जाएं। एकेडमिक, स्टार्टअप, पॉलिसी मेकर्स को पहले इसके पूरे पोटेंशियल को जानने के बाद इस पर पूरी तरह उतरे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि न्यूज़ में क्यों था। तो IIT बॉम्बे के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लोटस लीफ इंस्पायर्ड हाइड्रोफोबिक ग्राफीन बेस्ड सोलर एवापोरेटर्स को डेवलप करा है ताकि एफिशिएंट वाटर डीसैलिनाइजेशन हो पाए। और ये ब्रेक थ्रू सोल्यूशन है टू द ग्लोबल फ्रेश वाटर क्राइसिस। अब फ्रेश वाटर क्राइसिस क्या है कि वाइल 71% ऑफ इट्स जो पानी है वो पानी सरफेस पे कवर है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डिपेंड्स ओनली ऑन 3% अवेलेबल फ्रेश वाटर, आउट ऑफ विच ओनली 0.06% जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हो आप, क्योंकि रेस्ट तो आपकी पूरी की पूरी फ्रोज़न है, पोलराइज कैप्स हैं, ग्लेशियर ग्राउंड वाटर में है।
डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड वाइड ही फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। थर्मल टेक्नोलॉजी है, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है। थर्मल टेक्नोलॉजी के बारे में देखी जाए तो हीट्स वाटर, कलेक्ट वेपर, ये सब है इसमें। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी में देखें तो ये फिल्टर करता है मेम्ब्रेन को, ब्रैकिश वाटर को। एग्जाम्पल इसमें लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनाइजेशन लक्षद्वीप, यहाँ पर आपका नेमिली आरओ प्लांट तमिलनाडु का है। तो मूविंग फॉरवर्ड स्केलेबल डिप्लॉयमेंट हो, सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, कॉन्टिन्यूड रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि क्लीन वाटर अक्रॉस रीजन जो है वो एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइट सुपर सॉलिड। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इटली के अंदर नेशनल रिसर्च काउंसिल बनाई गई सुपर सॉलिड फ्रॉम लाइट। अब सुपर सॉलिड का मतलब क्या है? ऐसा रेयर स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्रिक्शनलेस फ्लो है, और क्वांटम मैकेनिक्स का इसमें इस्तेमाल सुपर सॉलिड में किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसके पार्टिकल्स को पहले ऑर्डर में कंडेंस किया जाता है लिक्विड बनाने के लिए, ठीक है, फिर सॉलिड बनाया जाता है। बट ऑल्सो इसको ऐसा बनाया जाता है कि विस्कोसिटी भी रहे, ज़ीरो फ्रिक्शन होता है इसके अंदर, और ये लिक्विड भी इसकी मेंटेन रहे। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसकी पहली रिसर्च 1960s में हुई थी, फिर बाद में 2017 में वगैरह में हुई। सुपर सॉलिड में ना एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि, तभी इस पर क्वांटम के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी टेम्परेचर पे एटम जो होगा वो मिनिमल एनर्जी वाला हो जाएगा, मैटर अनयूजुअल वे में बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में आते आते फिर वो बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने, वहाँ यूज़ होगा। तो साइंटिस्ट ना एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जैक्टली पहुँच नहीं पा रहे थे, तो वो देखें एक्सट्रीमली क्लोज इन लैब कंडीशंस में पहुंच पा रहे थे, वैसे नहीं पहुंच पा रहे थे इनिशियल रिसर्च में सुपर सॉलिड की बता रहा है। जब अभी करंट रिसर्च हुई ना, तो इसमें एक नोवल मैकेनिज्म ढूंढा गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीटॉन सिस्टम। ये क्या करता है? लाइट को कपल करता है, क्वासी पार्टिकल्स को यूज़ करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन कराता है। अब क्वासी पार्टिकल होने से क्या होता है? मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट आ गया, यानी एलिमेंट्री एक्साइटेशन देखने को मिल गई सॉलिड में। अब वो एकदम स्पिन वेव की तरह पार्टिकल्स में घूमेगा। अब एज पार्टिकल डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मैटर, तो वो क्वासी पार्टिकल्स हो गए। तो कन्वर्ट करना, यानी लाइट से कन्वर्ट करके हम सुपर सॉलिड बना रहे हैं। यानी सुपर सॉलिड बहुत ज़रूरी इसलिए है ताकि स्टेबल क्वांटम बिट्स बनाई जा सकें, और क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट होगी। इससे हम लाइट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इससे हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस, फोटोटोनिक सर्किट्स, बहुत ज़बरदस्त क्रांति आएगी इन वाले सेक्टर्स में। और इससे क्या होगा? रिसर्चर्स नए नए मटेरियल साइंस वगैरह में डेवलप कर पाएंगे। तो लाइट बेस्ड सुपर सॉलिड से क्या होगा? क्वांटम फिजिक्स में आगे रिमार्केबल ब्रेक थ्रू मिलेगा, नए पाथवे क्रिएट होंगे इन द मैनिपुलेशन ऑफ लाइट एंड मैटर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विज्ञान धारा स्कीम। विज्ञान धारा स्कीम क्या है? यूनियन कैबिनेट ने इसको भी अप्रूव किया है, 3 अम्ब्रेला स्कीम को। इंडिया का R&D इकोसिस्टम है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आई है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री चाहती है कि रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी हमारे देश में डेवलप हो जाए। और याद रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा पैसा सेंटर लगा रहा है। और इसको 15 फिनेंस कमीशन ने ही बोला था कि इसको आप आगे से आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपके ह्यूमन रिसोर्स में लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस को एक्सपेंड करने के लिए इसको लेकर आया गया है, और वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए भी, ताकि जेंडर पैरिटी बने। तो 3 कंपोनेंट हैं विज्ञान धारा स्कीम के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ानी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड बढ़ानी है, इनोवेशंस करनी है, नई टेक्नोलॉजी बनानी है। जो विज्ञान धारा स्कीम है ना गाइज, एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेप होगा भारत की साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसका फोकस है जेंडर पैरिटी, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन अगर हम करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, इंडिजीनियस इनोवेशन अगर हम कर देते हैं ना, और हम सच में चाहते हैं ये हम कर दें, तो हम ज़रूर एक दिन ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। किस फील्ड में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में।
तो विज्ञान धारा स्कीम इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेप है भारत सरकार का, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आज हमने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा है ना, कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज कैसे है, इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने क्या लिए हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इसको डेवलप कैसे करना है। इस सारी बातों को लिखकर अपने आंसर को मुझसे शेयर कर दो, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा है वही आएगा। इसके बाद देखो कोई टॉपिक बचा नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये, दैट यू हैव टू डू इट योर ओन। जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली यू कैन कॉल टू अस, यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू अस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल।